गुड आफ्टरनून गाइस। ओम शांति। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इंटरनेट कनेक्शन में वही दिक्कत थी, तार जुड़ रहा था। मुझे लगा कि भले ही 15 मिनट क्लास लेट हो, लेकिन हो अभी ठीक हो गया है, तो फिर मैंने क्लास ले ली। कभी कभी ना ये इकट्ठी प्रॉब्लम आ जाती है, 2-3 दिन कंटिन्यू प्रॉब्लम आ जाती है। अब क्या कर सकते हैं, वो अपने हाथ में नहीं होती। हाँ बच्चे बताओ, डाउट डाउट बताओ, डाउट बताओ। स्वाति का डाउट है, क्या डाउट है बच्चे? सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक बार मैं स्लाइड्स भी दिखा देती हूँ, तब तक स्वाति टाइप भी कर लेंगी। ये सारी स्लाइड्स आपको ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं? बता दो फटाफट। क्या बोल रहे हो? प्रेसिडेंट टॉपिक में मैम मैंने रिवीजन किया है। हाँ ठीक है, तो क्या हुआ प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में? क्या मैं माइक ऑन कर देती हूँ यार, माइक से पूछ लो आप डाउट, या फिर मुझे कॉल करके पूछ लेना। मैंने स्टूडेंट का माइक ऑन कर दिया। स्वाति अगर पूछना है तो हाँ पूछो, क्या पूछना है? फटाफट पूछो बच्चे, टाइम नहीं है ज्यादा, फटाफट। एक स्टूडेंट पे इतना टाइम थोड़ी ना दूंगी मैं। अब ये तो आप लोगों को देखना है ना, माइक कहाँ दिख रहा है आप लोगों के यहाँ पे? कॉल पे पूछ लेना यार आप, मतलब ऐसे फिर बहुत टाइम लगा रहे हो आप। ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता ना बच्चे, आपकी स्क्रीन आपको दिखती है, आपको दिखेगा कहाँ पे माइक है कहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़े फटाफट। कॉल पे पूछ लेना, ठीक है। वैसे भी प्रेसिडेंट वाला है, दूसरे बच्चे का है सुने, दूसरे बच्चों को तो क्लियर है। ये फटाफट भाई, स्वागत है आप सबका ललिता दही अकेडमी ऐप पे। हम पढ़ रहे थे नीति आयोग। नीति आयोग मैं शुरू से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो कल की 7-8 मिनट की वीडियो थी ना, वो मैंने डिलीट मार दिया है, ताकि छोटी छोटी वजह से बिना बात ऐप पे बोझ ना रहे। तो मैं एक बार शुरू से आप लोगों को बता देती हूँ अच्छे से। देखो, सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद क्या बना? योजना आयोग बना। आपको पता है योजना आयोग योजना बनाने का काम करता था पूरे देश भर के लिए। इस योजना आयोग की अपनी खामियां थी, अपनी कमियां थी। तो पहली कमी ही इस योजना आयोग की क्या थी कि योजनाएं केंद्रीकृत होती थी। केंद्रीकृत का मतलब क्या होता था कि पूरे केंद्र से सारे देश के लिए योजनाएं बनती थी। अब इस केंद्र में 10 लोग बैठे हैं एसी के कमरे में, वो किसानों के लिए योजना बना रहे हैं। अब ठीक है, चलो किसानों के लिए भी बना दी। अब जो किसानों के लिए योजनाएं बना रहे हैं, वो केरल के किसान के लिए भी समान योजनाएं बना रहे हैं, और बिहार के किसान के लिए भी, वो पंजाब के किसान के लिए भी इक्वल योजनाएं बना रहे हैं, और झारखंड के किसान के लिए भी, या उड़ीसा के किसान के लिए भी। मेरी बात को समझ रहे हो आप, मैं क्या कहना चाहती हूँ? पहली समस्या तो यही थी कि राज्यों का योजना निर्माण में कोई सहयोग नहीं होता था, है ना। यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर योजनाएं नहीं बनाते थे, बल्कि योजना आयोग केंद्रीकृत तरीके से योजनाएं बना के पूरे देश भर में बोल देता था कि भाई ये योजनाएं हैं। पहली खामी तो इसकी ये थी। दूसरी खामी इसकी ये थी कि योजनाओं में समरूपता थी। अब पंजाब के किसान की अपनी समस्या है, तो बिहार के किसान की अपनी समस्या है। केरल के किसान की अपनी समस्या है, तो उड़ीसा के किसान की अपनी समस्या है। यानी हर जगह की समस्याएं अलग अलग है ना भाई। चाहे ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, किसान ही नहीं, यदि हम महिला का मुद्दा ले, तो महिला की स्थिति केरल में आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगी, वहीं बिहार झारखंड यूपी में उतनी बेहतर देखने को नहीं मिलेगी। तो बिहार यूपी में हमें और एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है ना। तो हर जगह की समस्याएं अलग होती हैं। तो एक बहुत बड़ी खामी योजना आयोग के स्तर पे हम ये देखते थे। और उसके बाद आई नीति आयोग की अवधारणा। नीति आयोग 2015 से योजना आयोग के स्थान पे प्रतिस्थापित किया गया। इस नीति आयोग की एक खूबी क्या थी? पहली बात तो सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद का मतलब क्या है कि संघ प्लस राज्य दोनों मिलके संघवाद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यानी जो भी योजनाएं होंगी, उन योजनाओं में जो भी नीतियां बनेंगी, वो नीतियां अकेले राज्य नहीं बनाएगा, यानी केंद्र नहीं बनाएगा, बल्कि राज्यों की भी उतनी ही भूमिका होगी नीतियां बनाने में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि 2015 से योजना आयोग के स्थान पे प्रतिस्थापित किया गया। इस नीति आयोग की एक खूबी क्या थी? पहली बात तो सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद का मतलब क्या है कि संघ प्लस राज्य दोनों मिलके संघवाद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यानी जो भी योजनाएं होंगी, उन योजनाओं में जो भी नीतियां बनेंगी, वो नीतियां अकेले राज्य नहीं बनाएगा, बल्कि राज्यों की भी उतनी ही भूमिका होगी नीतियां बनाने में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि
अलग अलग लोगों की भी भागीदारी होगी। मान लो अगर आप ये कह सकते हो कि विकेंद्रीकृत योजनाएं बनेगी, जैसे इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से और आप समझ सकते हो। एक बोलते हैं, एक है केंद्रीकृत योजना, केंद्रीकृत इसे बोलते हैं, केंद्रीकृत योजना ही सेंट्रलाइज्ड आप ध्यान रख सकते हो, यानी कि केंद्र से योजना बनी और फिर ये गई कहाँ, राज्यों को, अलग अलग जिलों को, गांव को, ऐसे। और एक नीचे से योजना बनी, यहां से योजनाएं बनेंगी और ये लागू होंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ज्यादा लोकतांत्रिक कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि इसमें विकेंद्रीकृत अवधारणा हमको सीधे सीधे देखने को मिलेगी। तो इसी अप्रोच के साथ नीति आयोग की स्थापना की गई ताकि योजनाओं का स्वरूप व्यापक हो, योजनाएं नीचे से बन के आए, राज्यों से बन के आए, है ना, और अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं हो और उनका समन्वय किया जाए और सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जाए। यही है नीति आयोग की अवधारणा। हम अब आगे पढ़ेंगे, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी। बाकी जब हम पढ़ेंगे टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जाना है, सीधे सीधे पढ़ के निकल जाना है। देखो 2000 याद नहीं रखना है, 2014 को मोदी सरकार ने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग कर इसके स्थान पर निकट भविष्य में घोषणा की थी कि भाई हम एक अलग संस्था की स्थापना करेंगे, योजना आयोग को खत्म कर देंगे। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशन, नीति आयोग इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना की, योजना आयोग के उत्तराधिकारी के तौर पे की। दूसरी बात, नीति आयोग योजना आयोग की तरह ही भारत सरकार के कार्यकालीय संकल्प द्वारा सृजित किया गया है, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्मित है। जैसे योजना आयोग के संदर्भ में पीटी में एक क्वेश्चन बना करता था कि योजना आयोग ना तो केंद्रीकृत है, सॉरी मैं एक बार ना वो फोन मंगवा लेती हूँ, मान लो यदि इंटरनेट में दिक्कत हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना, पता लगे मैं बोलती रहूं मुझे पता ही ना लगे, ठीक है। यानी योजना आयोग के बारे में कहा जाता था कि योजना आयोग ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है। मेरा फोन पकड़ा दीजिए एक बार। संवैधानिक का मतलब क्या है? संवैधानिक का मतलब क्या है कि ना तो इसका पूरे के पूरे संविधान में कहीं जिक्र है और ना ही ये सांविधिक है। सांविधिक का मतलब क्या है कि किसी विधि के द्वारा इसको नहीं बनाया गया है, मतलब किसी एक्ट के द्वारा इसको नहीं बनाया गया है, बल्कि ये तो मंत्रिमंडलीय आदेश के द्वारा गठित किया गया है। यानी नीति आयोग के संदर्भ में भी यदि इस तरीके का कथन आता है कि नीति आयोग ना तो संवैधानिक है ना सांविधिक है, तो वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सृजित किया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार ना तो ये संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है। यह एक गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर निकाय है और साथ ही गैर वैधानिक है, यानी संसद के द्वारा किसी भी अधिनियम द्वारा नहीं बनाया गया, यानी ये गैर संवैधानिक है और गैर वैधानिक है ना। क्लियर है? अभी आऊंगी डाउट्स पे। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल और थिंक टैंक है, जो निदेशकीय नीतिगत दोनों प्रकार का इनपुट प्रदान करता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि नीति आयोग क्या है। तो नीति आयोग नीति निर्माण का शीर्ष मंडल है, यानी एक थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग काम करता है। भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रमों का प्रकल्प तैयार करते हुए नीति आयोग केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सहायता भी देता है। यानी भारत सरकार के लिए जो रणनीतिक और दीर्घकालीन नीतियां भी तैयार करता है। दीर्घकालीन नीतियों का मतलब पता है क्या होता है? 15 साल का फ्रेमवर्क है जी, 25 साल का फ्रेमवर्क है कि 25 साल में हम और क्या क्या करेंगे, हम इस क्षेत्र में क्या करेंगे। अलग अलग जो वो नीतियां बनती है ना कि भाई ये अल्पकालिक नीति है कि 2 साल में क्या करेंगे, 5 साल में क्या करेंगे, 20 साल में क्या करेंगे। यानी रणनीतिक और दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से जो नीति आयोग है वो केंद्र और राज्यों को तकनीकी सलाह भी देता है, प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी देता है। इसके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम करते हैं एज अ थिंक टैंक, अभी मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। स्थापना की बात करें, अच्छा अभी हम स्थापना ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। किस तरीके से योजना आयोग गया, नीति आयोग आया, केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प पे आया, ना तो ये संवैधानिक है ना वैधानिक है, ये एक तरीके से नीति निर्माण का शीर्ष मंडल है, थिंक टैंक के तौर पे काम करता है, दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रमों का प्रकल्प तैयार करने के लिए केंद्र और राज्य को तकनीकी सहायता देता है। योजना आयोग युग की पहचान है, नीतियों का केंद्र से, देखो
नीतियों का केंद्र से राज्यों को एक तरफा प्रभाव, जैसा कि मैंने बताया, यानी केंद्र ने नीतियां बना ली और ये नीतियां फिर गई राज्यों को। यानी योजना आयोग को यदि हम कहें तो योजना आयोग केंद्र के द्वारा बनाई गई जो नीतियां थी उनका एक तरफा प्रभाव था, जो कि अब राज्यों के वास्तविक और सतत भागीदारी से प्रतिस्थापित हो गया है। प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है? बदल दिया गया है। यानी नीति आयोग के समय में ऐसा नहीं है कि केंद्र के द्वारा ही तैयार की गई नीतियां नीचे तक जाएंगी, ना, राज्यों को भी सतत भागीदारी का अवसर दिया गया है। यानी कि अब योजनाएं नीचे से बनेंगी, यानी अब योजनाएं बनाने में, नीतियां बनाने में राज्यों की भूमिका भी उतनी ही कारगर होगी। नीति आयोग अब विविध वैचारिक दृष्टिकोण को संघर्षवादी रुख नहीं, ये बेसिकली सहयोगात्मक स्थिति यानी सहकारी संघवाद, बस क्रक्स निकालो। पहली लाइन का क्रक्स समझ गए कि भाई योजना आयोग के समय में केंद्र से योजनाएं बन के राज्यों की तरफ जाती थी, यानी कि योजनाओं का एक तरफा प्रभाव था। लेकिन नीति आयोग के समय में यह स्थिति बदल दी गई है और अब राज्यों की भी नीति निर्माण में समान भागीदारी है। दूसरी बात, जहां योजना आयोग में केंद्र और राज्यों के बीच में संघर्षवादी रुख देखने को मिलता था, वहीं नीति आयोग की अवधारणा में सहकारी संघवाद को सहकारी संघवाद का स्वरूप देखने को मिलता है। संघवाद की भावना के अनुरूप नीति की अपनी नीतिगत सोच भी आधार से शीर्ष न होकर शीर्ष से आधार दृष्टिकोण के आधार पर रूपांतरित हो गई है। यानी कि संघवाद की भावना के अनुरूप देखें, यानी योजना आयोग में क्या था? संघ से आधार, ये था ना, शीर्ष से आधार। पहले था शीर्ष से आधार तक जाएगा, यानी शीर्ष से नीतियां बनेगी। शीर्ष का मतलब क्या होता है? ऊंचाई, यानी शीर्ष से नीतियां बनेंगी और ये आधार तक जाएंगी। योजना आयोग का ये स्वरूप था, लेकिन नीति आयोग का क्या स्वरूप है? आधार से शीर्ष, यानी आधार से नीतियां बनेंगी और वो जाएंगी शीर्ष तक। तो ज्यादा डेमोक्रेटिक कौन है, ज्यादा विकेंद्रीकृत कौन है? तो नीति आयोग। इस पेज में आपने बस 3 चीजें पढ़ी, यानी एक तरफा प्रभाव था योजना आयोग में, जो कि अब नहीं है। वो संघर्षात्मक संघवाद था, ये सहयोगात्मक या सहकारी संघवाद है। और यहाँ पे पहले शीर्ष से आधार तक योजनाएं आती थी, अब आधार से शीर्ष तक योजनाएं जाएंगी। यहां तक किसी स्थापना में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो मेरे से। सब क्लियर है? नीति आयोग आधार से शीर्ष तक, बिल्कुल सही बात है। मैम पॉलिटी जल्दी खत्म करा दीजिए और न्यू सब्जेक्ट्स। यार मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर ही रही हूँ यार, है ना, अपनी तरफ से तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। बीच में पिछले हफ्ते कुछ गड़बड़ हुई है 1-2 क्लासेस को लेके, जैसे कल इंटरनेट, चाहती तो मैं आज भी नहीं क्लास लेती, लेकिन मेरे को खुद जल्दी खत्म करवाना है और मेरे को नया सब्जेक्ट लाना है ना, तो मेरे को खुद खत्म करवाना है। जैसे इंटरनेट आया मैं पढ़ाने बैठ गई आप लोगों को, तो अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म भी तो नहीं कर सकती ना। सिलेक्शन चाहिए तो आप लोगों के दिमाग में चीजें बैठानी होगी ना। नीति आयोग मैं अभी तक आधा खत्म करवा चुकी होती, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन एक एक चीज को ताकि आप बाहर जाके ये ना बोलो कि मैम ने बस टाइम पास करवा दिया हमारा। जितने भी टॉपिक करवाए हैं ना, एक एक मुद्दे को समझा के पढ़ाया है आप लोगों को, एक एक मुद्दे को। जिसने रिवीजन किया होगा उसे आभास होगा कि हमने कुछ छोड़ा नहीं है ना, तो ध्यान रखना। पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं तर्काधार, यानी दूसरे एंगल की। मार्कर उठा लूं। देखो भाई, नीति आयोग की स्थापना का कारण स्पष्ट करते हुए भारत सरकार ने निम्नलिखित राय व्यक्त की। इस राय से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस पढ़ लेते हैं। भारत पिछले 6 दशकों के अंदर एक परिप्रेक्षात्मक बदलाव से गुजरा है। ये भी बोला गया कि भाई अलग अलग परिवर्तन हुए, जैसे राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं भारत में, आर्थिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, तकनीक परिवर्तन हुए, साथ ही जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए। इस बीच राष्ट्रीय विकास में सरकार की भूमिका भी समानांतर तौर पर विकसित या परिवर्तित होती गई। बदलते समय के साथ संगति बैठाते हुए भारत सरकार ने पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना भारत की जनता की आवश्यकता और आकांक्षाओं की पूर्ति बेहतर ढंग से करने के उद्देश्य से की। आप बिल्कुल लिख सकते हो कि भाई योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग क्यों आया, तो आप कहोगे कि स्वतंत्रता के बाद से देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी या ओवरऑल हम कहें कि जनसांख्यिकी अवधारणाओं में परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे में जो परंपरागत योजना आयोग था ना, जो परंपरागत योजना आयोग था, वो कहीं ना कहीं केंद्रीकृत अप्रोच से गाइडेड होता था।
क्योंकि वहां शीर्ष से आधार तक योजनाएं जाती थी, है ना। तो ऐसे में जब प्रत्येक विषय वस्तु में बदलाव हो रहा है तो योजना आयोग के स्ट्रक्चर में भी बदलाव होना स्वाभाविक है ना, ताकि जो उद्देश्य है, सरकार के उद्देश्य जनता तक सीधे सीधे सकारात्मक तौर पे पहुंचाए जा सके, इसलिए भी नीति आयोग की स्थापना की गई। यानी एक उद्देश्य, यानी एक तर्क क्या है कि भाई हम योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग क्यों लेके आए। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई योजना आयोग था ही, नीति आयोग क्यों आया, तो आपके दिमाग में ये तर्क होना चाहिए कि भाई समय के साथ साथ समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकी परिवर्तन, अलग अलग एरियाज में बड़े स्तर पे परिवर्तन हुए हैं। तो ऐसे में योजना आयोग में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक था, क्योंकि समय की क्या डिमांड थी, सहकारी संघवाद। समय की डिमांड क्या थी, विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिकरण, है ना। तो उन सब की परिपूर्ति नीति आयोग के माध्यम से होती है। अगला, नई संस्था विकासात्मक प्रक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी, यानी एक बेहतर तरीके से काम करेगी विकास के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र तथा भारत सरकार के सीमित दायरे से बाहर जाकर विकास के प्रति एक समग्र दृष्टि अपनाते हुए सामर्थ्यपूर्ण वातावरण को निर्मित और पुष्ट करेगी। इतनी लच्छेदार भाषा में नहीं फंसना है, सिंपल सी भाषा में, कि जो नीति आयोग होगा वो विकासात्मक प्रक्रिया के लिए बेहतर कार्य करने का प्रयास करेगी, विकेंद्रीकृत तरीके से योजनाओं के निर्माण का काम करेगी और एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए, यानी सारे आयामों को समाहित करते हुए एक सामर्थ्यपूर्ण वातावरण को निर्मित करने का प्रयास करेगी। कौन सा वातावरण, एक ऐसा वातावरण जहां पे जो नीतियां बनेंगी उन नीतियों में नीचे से लोगों का पूरा योगदान होगा। क्योंकि भाई जिसकी समस्या है वो समझता है ना हमारी समस्या क्या है, और जब ऐसा व्यक्ति नीति बनाएगा ना तो समस्या के ऊपर सीधा सीधा चोट होगी, है ना। तो इसलिए नीति आयोग का अपना महत्व है, ये तर्क आधार दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं, और इसके निर्माण के आधार निम्न होंगे। ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन बनता है कि आखिर वो क्या कारण थे कि योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की गई, इसकी कमियां भी बताएं, मतलब अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो तर्काधार क्या है, इसके निर्माण के क्या क्या आधार। पहला, राष्ट्र के विकास में राज्य की बराबर की भागीदारी के रूप में सशक्त भूमिका सहकारी संघवाद के सिद्धांत के कार्य रूप को में परिणत करेगा। यानी इसके निर्माण के आधार क्या है, पहला आधार ही है कि राष्ट्र के विकास में राज्यों की भागीदारी को भी समाहित करना। पहले क्या हो रहा था, राष्ट्र का विकास हो रहा था, लेकिन योजनाएं कौन बना रहा था, केवल केंद्र बना रहा था। अब राष्ट्र के विकास की अवधारणा में राज्यों की भूमिका, राज्यों की बराबर भागीदारी के तौर पे राज्यों को समान तौर पे सशक्त बनाना एक बहुत बड़ा आधार था नीति आयोग के निर्माण का। मेरी बात समझे, यानी पहला आधार राष्ट्र के विकास में राज्यों की बराबर की भागीदारी के तौर पे काम करने का प्रयास करना। दूसरा, आंतरिक और बाह्य संसाधनों के एक ज्ञान केंद्र के रूप में। क्यों बनाया गया नीति आयोग को, ताकि आंतरिक और बाह्य संसाधनों के एक ज्ञान, एक नॉलेज सेंटर के तौर पे काम कर सके, जो कि सुशासन को सर्वोत्तम प्रचालनों के कोष के तौर पे। इतना मत जाना, इजी लैंग्वेज में बता रही हूं, अगर नोट करना चाहते हो तो लिख लेना। इतनी टिपिकल लैंग्वेज को रटना नहीं है, क्योंकि कभी याद नहीं रखोगे ऐसी लैंग्वेज को। सिंपल सा कि भाई आंतरिक और बाह्य साधनों के ज्ञान केंद्र के तौर पे, एक थिंक टैंक के तौर पे, और हम ये कह सकते हैं कि एक प्रबुद्ध मंडल या थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हुए सरकार के सभी स्तरों पर ज्ञान और रणनीतिक विशेषज्ञता प्रदान करेगा। और क्या करेगा नीति आयोग जी, एक थिंक टैंक, एक ज्ञान केंद्र के तौर पे काम करेगा, जो आंतरिक और बाह्य संसाधनों से युक्त होगा, जो विशेषज्ञता से युक्त होगा। और जब ये थिंक टैंक पॉलिसी बनाएगा ना, तो फिर ये बेहतर पॉलिसी बनाएगा जिसमें अलग अलग फील्ड के विशेषज्ञ होंगे, है ना। तो इसलिए यानी सभी स्तरों पर ज्ञान और रणनीतिक विशेषज्ञता प्रदान करेगा। दो चीजें हो गई कि नीति आयोग के निर्माण के क्या आधार है। ठीक है, एक बार रिवाइज भी कराऊंगी, टेंशन मत लेना। तीसरा, कार्यान्वयन संभव बनाने वाला एक सहयोगी मंच, जो कि प्रगति का अनुश्रवण करके अंतरों को बांटते हुए केंद्र और राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों को साथ लाकर, बस इतना याद रखना है कि नीति आयोग एक सहयोगात्मक मंच के तौर पे काम करेगा, जो कि केंद्र और राज्य के अलग अलग मंत्रालयों को एक साथ लाकर विकासात्मक लक्ष्यों को साझे तरीके से पूरा करने का प्रयास करेगा। यानी समझ में आया
यानी नीति आयोग एक सहयोगात्मक मंच के तौर पे काम करेगा, जो केंद्र और राज्यों के अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से साझे प्रयत्नों के माध्यम से विकास को प्राप्त करने का या विकास की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रयास करेगा। 3 चीजें बिल्कुल आप लोगों से सीधा सीधा पूछे कि भाई नीति आयोग की स्थापना के तर्क क्या है, तो पहला तर्क ही आपको यह बताना है कि राष्ट्र के विकास में राज्यों की समान भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई, क्योंकि आधार से शीर्ष तक योजनाएं बन रही हैं। दूसरा, नीति आयोग एक ज्ञान केंद्र के रूप में, एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा, जो कि विशेषज्ञता तथा सभी स्तरों पर ज्ञान और विशेषज्ञता से युक्त नीति निर्माण में सहायता करेगा। 2 चीजें। और तीसरा तर्क आधार हम इसका देख सकते हैं कि एक सहयोगी मंच के तौर पे काम करेगा, जिसमें केंद्र और राज्यों के अलग अलग मंत्रालय साझे तरीके से उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो तर्काधार में कोई दिक्कत है, लच्छेदार भाषा में मत कंफ्यूज हो जाना। पढ़ाने को तो मैं भी पढ़ाने को निकल सकती हूँ और आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ऊपर से जाएगा, ध्यान रखना। मैम 249 के अनुसार संसद जो कानून बनाती है वो सभी राज्यों पर लागू होता है या केवल एक राज्य एक के लिए भी बन सकते हैं? ये 249 में छाई हुई है भाई साहब, अभी नीति आयोग पढ़ रही हूँ अंजलि, ये किसी दिन और पूछ लेना बच्चे। वैसे आर्टिकल 249 के तहत क्या होता है, राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकती है, तो वो राज्य सूची के विषयों पे कानून बन रहा है, डिपेंड करता है कि वो एक में भी हो सकता है और सभी में भी हो सकता है। लेकिन जो 252 के तहत बनेगा ना, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलके यदि कहेंगे केंद्र को कि हमारे लिए कानून बना दो, तो फिर ऐसे में वो कानून केवल उन राज्यों के लिए बनेगा जिन राज्यों ने डिमांड की है कानून बनाने की। मेरी बात समझिए, आर्टिकल 252 और 249 में डिफरेंस। 252 के तहत केवल उन राज्यों के लिए बनेगा और 249 के तहत सभी राज्यों के लिए भी कानून बन सकता है। हो गया, नीति आयोग पे बात कर ले, अगर आज्ञा हो तो आप लोगों की। बताओ यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? ऐप पे बोर्ड पॉसिबल ही नहीं होता है बच्चे। अनअकैडमी पे भी आप देखते थे ना, ऐप पे कभी भी बोर्ड पे क्लास नहीं होती, ऐप पे हमेशा आपको लैपटॉप से ही पढ़ना होता है ना। रही बात यूट्यूब पे बोर्ड की, तो जल्दी ही लाऊंगी, अभी नहीं, और थोड़े दिन, 1-2 महीने बाद बोर्ड आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया भाई तर्काधार। अब आयोग की संरचना देख लेते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फटाफट निकलेंगे। इसकी संरचना में क्या क्या होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं इसके उपाध्यक्ष। एक होती है इसकी संचालन परिषद, संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इस संचालन परिषद में होते हैं। एक होती है क्षेत्रीय परिषद, ये वो वाली क्षेत्रीय परिषद नहीं है जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, वो क्षेत्रीय परिषद नहीं है। नीति आयोग की एक क्षेत्रीय परिषद होती है अलग से। इस क्षेत्रीय परिषद में विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति होते हैं, मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। यानी क्षेत्रीय सॉरी, ये जो सॉरी गाइस, ये जो क्षेत्रीय परिषद होती है ना, ये नीति आयोग की क्षेत्रीय परिषद होती है। यानी प्रधानमंत्री के द्वारा या तो खुद पीएम होते हैं इसके अध्यक्ष, या फिर पीएम के द्वारा नामित कोई व्यक्ति इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये किसकी अध्यक्षता करेंगे, तो सीएम की अध्यक्षता करेंगे। और जो उपराज्यपाल होते हैं, जैसे यूटीज के जो उपराज्यपाल वगैरह होते हैं जहाँ पे सीएम नहीं है, तो उनकी अध्यक्षता करेंगे। तो एक क्षेत्रीय परिषद होती है। एक तदर्थ सदस्यता होती है, अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी 2 पदेन सदस्य होते हैं। एक तदर्थ सदस्यता होती है इसमें कि भाई बारी बारी आते हैं जितने भी अग्रणी अनुसंधान संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है। इसीलिए तो कहा कि ज्ञान के भंडार एक थिंक टैंक के तौर पे काम करेगी, विशेषज्ञता से युक्त व्यक्ति शामिल होंगे। और पदेन सदस्यता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के 4 सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ये मेंस का पार्ट नहीं है, पीटी की क्लास जब होगी तो इस पे और डिटेल से चर्चा करूंगी, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो गए, एक उपाध्यक्ष हो गया, एक इसकी संचालन परिषद होती है, एक इसकी क्षेत्रीय परिषद होती है, तदर्थ सदस्य होती है, पदेन सदस्यता होती है, और एक इसका सीईओ होता है भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं इस सचिव को।
यानी जो इसके सीईओ होते हैं उसको, और विशेष आमंत्रित होता है, अलग अलग समय में प्रधानमंत्री अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को बुलाते हैं थिंक टैंक के तौर पे काम करवाने। ठीक है, इस नीति आयोग के ना 2 प्रमुख हब हैं। कौन से हब है? एक तो टीम इंडिया हब है, ध्यान रखना, टीम इंडिया हब मतलब इस नीति आयोग के 2 हब बने हुए हैं। एक तो टीम इंडिया हब है जिसमें राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो भी योजनाएं होंगी कैसे बेहतर हो सकती हैं, कैसे वो बहुआयामी हो सकती हैं, इसके तौर पे काम करेगा। एक होता है ज्ञान और नवोन्मेष यानी नॉलेज एंड इनोवेशन हब, यानी नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति काम करता है ये वाला। जो ज्ञान और नवोन्मेष हब है ना, ये थिंक टैंक के तौर पे काम करता है नीति आयोग के। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए हैं जिसमें 3, ये तो फिर एक अलग पीटी का फैक्ट हो गया, 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज। ये हम जब विकासात्मक योजनाएं पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाई 3 वर्ष में हम क्या करेंगे, मतलब नीति आयोग ने एजेंडे घोषित किए हैं कि 3 वर्षीय एजेंडा है, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज है। तो उद्देश्य पे आऊंगी, संरचना में बस आपको इतना ही याद रखना है कि भाई प्रधानमंत्री अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, संचालन परिषद है, क्षेत्रीय परिषद है, सीईओ है, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के जो अनुभवी लोग हैं उनको समय समय पे बुलाया जाता है, और इसके 2 हब हैं, एक तो टीम इंडिया हब है और एक नॉलेज एंड इनोवेशन हब है जो कि थिंक टैंक के तौर पे काम करता है, नीति आयोग के थिंक टैंक के तौर पे काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उद्देश्यों, क्या क्या उद्देश्य है जी नीति आयोग के। सबसे पहली बात है, राष्ट्रीय उद्देश्य के आलोक में राज्यों की सक्रिय सहभागिता से राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों के प्रति साझा दृष्टिकोण। सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, राष्ट्रीय उद्देश्य के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी से, राज्यों की सक्रिय सहभागिता से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों, रणनीतियों के प्रति साझा दृष्टिकोण को अपनाना। यानी एक लाइन में कहें तो राष्ट्रीय विकास में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, है ना, राष्ट्र के विकास में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, जिससे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर राष्ट्र के विकास में साझा दृष्टिकोण अपना सके। सिंपल सी बात है, पहला उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा, सहकारी संघवाद स्थापित करने के लिए सतत आधार पर राज्यों के साथ संरचित सहयोग पहलों और प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, और यह मानते हुए कि मजबूत राज्य ही मजबूत देश का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य क्या है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, और सहकारी संघवाद के माध्यम से राज्यों को भी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका देना। और ये इस नीति पे आधारित है कि मजबूत राज्य होंगे तभी तो मजबूत देश होगा। भाई सिंपल सी बात है, देश क्या है, राज्यों से मिलके बना है, और जब एक राज्य, जब अलग अलग राज्य मजबूत होंगे, भाई बिहार मजबूत है, झारखंड मजबूत है, यूपी, हरियाणा, अलग अलग राज्य जब मजबूत होंगे तो क्या एक मजबूत देश बनेगा। तो इस अवधारणा पे भी आधारित है। पहला, राष्ट्र के विकास में समुचित साझा दृष्टिकोण, राज्यों की सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करना। दूसरा, सहकारी संघवाद के माध्यम से राज्यों के साथ ये सहयोग को बढ़ाना, और ये अवधारणा की मजबूत राज्य ही मजबूत देश का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा उद्देश्य है, ग्राम स्तर पर विश्वसनीयता योजनाओं के सूत्रण के लिए प्रक्रियाओं का विकास, और उन्हें सरकार के, मतलब तीसरा उद्देश्य क्या है, ग्रामीण स्तर से योजनाओं को उच्चतर स्तर तक पहुंचाना। बस सिंपल सी लैंग्वेज में, यानी जो योजनाएं होंगी ना, नीतियां होंगी, उसमें ग्रामीण स्तर से लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। तीसरा उद्देश्य ये हो जाएगा कि ग्राम स्तर से प्रक्रियाओं का विकास करना और इन्हें सरकार के उच्चतर स्तरों तक उत्तरोत्तर युक्त करते जाना, यानी इनका विकास करते जाना। ठीक है, ग्रामीण स्तर से योजनाओं को ऊपर तक पहुंचाना ताकि गांव का विकास भी बेहतर तरीके से हो सके। अगला उद्देश्य है, जो भी विषय क्षेत्र इसे संदर्भित किए जाते हैं, आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा हित, यानी जो भी विषय इसे दिए जाएं नीति आयोग को, वो बेहतर तरीके से कार्य करे, या फिर आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र में रख के नीति आयोग अपनी नीतियों का निर्माण करे। ये भी तो उद्देश्य है कि बेहतर आर्थिक नीतियां बने, बेहतर सुरक्षा नीतियां बने, बेहतर एक तरीके से जो भी अवसंरचनात्मक विकास की नीतियां बने। तो ये भी तो एक उद्देश्य हो गया। हमारे समाज के उन वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखना जो कि आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हुए हैं। एक उद्देश्य क्या है नीति आयोग का,
यानी अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण को सुनिश्चित करना, यानी कल्याण की ही अवधारणा नहीं बल्कि गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति के कल्याण को भी बढ़ाने का प्रयास करेगा नीति आयोग। अगला, रणनीति और दीर्घकालीन नीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, यानी रणनीतिक जो कार्यक्रम है या जो दीर्घकालीन नीतियां हैं उनकी रूपरेखा तैयार करेगा कि भाई ये नीति होगी, इतने साल में ये करेंगे, इतने साल में ये करेंगे, और उनको डिजाइन करना और उनकी प्रगति की समीक्षा करना कि भाई कितनी प्रगति हो रही है, क्या जो ये योजना है इसको क्रियान्वित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे हैं इसमें से, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखना नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, टिपिकल लैंग्वेज में जाओगे कभी नहीं कर पाओगे, सरल भाषा में याद करना। तो पहला उद्देश्य था राज्यों की सक्रिय सहभागिता को बढ़ाना, राष्ट्रीय विकास में राज्यों को बेसिकली साझा दृष्टिकोण के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। दूसरा सहकारी संघवाद था। तीसरा ग्राम स्तर से भी जो योजना, ये क्या नाम बोल सकते हैं, ग्राम स्तर से भी योजनाओं के निर्माण में बेहतरीन भागीदारी को प्रोत्साहित करना। ठीक है, नीति आयोग के संदर्भ में, यानी तीनों लेवल हो गए। अगला हम देखेंगे कि आर्थिक रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित शामिल हो ऐसी योजनाओं का निर्माण करना। अगला, ऐसी योजनाओं का निर्माण करना जिससे अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो सके, यानी गरीब से गरीब और पीड़ित से पीड़ित व्यक्ति के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके, ऐसी योजनाएं बनाना। और अगला उद्देश्य इसका क्या है, रणनीतिक और दीर्घकालीन योजनाओं का डिजाइन तैयार करना और उनकी समीक्षा करना समय समय पे कि उनको किस हद तक लागू किया जा सका है। अगला उद्देश्य क्या है जी, प्रमुख हितधारकों एवं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समान सोच वाले थिंक टैंक के साथ ही शिक्षित और नीतिगत शोध संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना और आवश्यक सलाह लेना, यानी प्रमुख हितधारकों और जितने भी प्रमुख हितधारक हैं या फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समान सोच रखने वाले थिंक टैंक, यानी जो भी थिंक टैंक होगा ना, हम केवल राष्ट्रीय थिंक टैंक को ही शामिल नहीं करेंगे नीतियां बनाने में, अंतरराष्ट्रीय सोच रखने वाले थिंक टैंक को भी शामिल करेंगे नीतियां बनाने में। और इसी के साथ साथ जो शैक्षिक या नीतिगत रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है उन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के इनपुट को भी शामिल करेंगे। इन सब के बीच साझेदारी को बना के एक बेहतर नीति का निर्माण करेंगे। ये भी उद्देश्य है नीति आयोग का। इसे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समान सोच रखने वाले थिंक टैंक के साथ ही शिक्षित और नीतिगत शोध संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना और बेहतर नीतियों का निर्माण करने में उनकी सलाह लेना। अगला उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों, अन्य साझेदार, मतलब ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अन्य विशेषज्ञों से सलाह लेना अलग अलग योजनाओं पे, तभी तो एक बेहतर नीति बनेगी। और क्या कह रहा है भाई, अंतर प्रक्षेपीय, ये इतना नहीं उलझना है, अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना ताकि विकास एजेंडे को, मतलब अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना ताकि जो विकास एजेंडे को लागू करने वाली जो नीति है उसको तीव्रता प्रदान की जा सके, यानी विकास के एक मंच के तौर पे नीति आयोग को स्थापित करना। ठीक है, एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में काम करना। क्या काम करेगा नीति आयोग, एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगा जो धारणीय और सतत विकास के क्षेत्र में सुशासन और सर्वोत्तम जो प्रचलन है उनमें शोध के निदान के तौर पे काम करे। ऊपर से गया कुछ नहीं, सरल भाषा में तोड़ो इसको, यानी एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के तौर पे काम करेगा जो धारणीय और सतत विकास को ध्यान में रख के नीतियां बनाएगा। भाई जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण एक बहुत बड़ी समस्या है ना, तो नीति आयोग के माध्यम से ऐसी नीतियां बनाना जो धारणीय हो, जो सतत हो, जो समावेशी। ठीक है, यानी धारणीय और सतत विकास के क्षेत्र में सर्वोत्तम और सुशासन और सर्वोत्तम प्रचलनों के शोध को एड ऑन करना, यानी नीतियों के माध्यम से ऐसी नीतियों की परिकल्पना जो कि धारणीय हो, सतत हो, सुशासन से रिलेटेड हो। दैट्स इट। कार्यक्रमों और पहलों को कार्यान्वयन का सक्रिय रूप से, हाँ, उसके बाद जितने भी कार्यक्रम हैं, आप कह सकते हो कि जितने भी कार्यक्रम हैं, जितनी भी नीतियां हैं, उन नीतियों की समीक्षा करना, जरूरी हो तो जरूरी संसाधनों की पहचान करना जिससे कि वितरण की सफलता की, यानी जो भी नीतियां हैं
उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो रहा है या नहीं, इसकी समय समय पे समीक्षा करना। और क्या हो सकता है, एक बार पूरा रिवाइज करूंगी, टेंशन ना लो। और क्या हो सकता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और कार्यक्रमों एवं पहलों के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण की एकाग्रता। आप सीधा सीधा इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि नीति निर्माण में तकनीक और विज्ञान प्रौद्योगिकी की अवधारणा से भी इनपुट शामिल करना, यानी नए नए इनोवेशन लाना, नई नई तकनीकें लाना। मान लो आप कृषकों का विकास कर रहे हो, उस पर पॉलिसी ला रहे हो, तो केवल बिना तकनीक के कृषकों का विकास हो सकता है क्या? कृषि का विकास हो सकता है क्या बिना तकनीक के? यानी तकनीक और विज्ञान प्रौद्योगिकी के इनपुट को भी योजनाओं में शामिल करना, नीतियों में शामिल करना। और राष्ट्रीय विकास एजेंडा और उपर्युक्त उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए जरूरी अन्य गतिविधियों को हाथ में लेना। अगला कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास के लिए, राष्ट्रीय विकास एजेंडा या राष्ट्रीय विकास के लिए अन्य जो जरूरी गतिविधियां हैं, उनके संदर्भ में भी नीति आयोग को काम करना चाहिए या काम कर सकता है। ओवरऑल राष्ट्र विकास के लिए जो भी जरूरी है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाना चाहिए, ये उसका उद्देश्य हो सकता है। एक बार मैं रिवाइज करा दूं, फिर पूछूंगी उद्देश्य में कोई दिक्कत आएगी क्या। उद्देश्य में पहला क्या है, राष्ट्र के विकास में राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना और केंद्र और राज्यों के मध्य साझा दृष्टिकोण के माध्यम से राष्ट्र विकास को सुनिश्चित करना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करना, ताकि, और इस अवधारणा को ध्यान में रखना कि मजबूत राज्य ही मजबूत केंद्र को निर्मित कर सकते हैं। तीसरा, ग्रामीण स्तर से लोगों की भागीदारी को नीति निर्माण में बढ़ाना। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, इतना क्लिष्ट लैंग्वेज के फेर में मत पढ़ना, मैं बार बार रिवाइज कर रही हूँ इसलिए कि लोगों को लगता है, आप लोगों को लगता है कि ये भाषा लिखेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ये लिख नहीं पाओगे, इतनी चीजें याद थोड़ी ना रहती है। सरलता से समझो बस, तीनों चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई। उसके बाद हम बोल सकते हैं आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल करना। किसका उद्देश्य है? नीति आयोग का, कि भाई जो भी नीतियां बनेंगी उसमें आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को शामिल रखना। उसके अलावा समाज के उन वर्गों के लिए विशेषीकृत नीतियां बनाना जो समाज की मुख्य धारा में पिछड़ गए हैं, यानी कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण को सुनिश्चित करना। अगला क्या हो जाएगा, रणनीतिक और दीर्घकालीन नीति कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, उनका डिजाइन तैयार करना, उनकी समीक्षा करना। भाई जो भी दीर्घकालीन नीतियां हैं, लघुकालीन नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, उनकी रूपरेखा डिजाइन कौन तैयार करेगा? नीति आयोग तैयार करेगा, तो उद्देश्य है। अगला, जितने भी हितधारक हो सकते हैं या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समान सोच रखने वाले या शिक्षित जो अनुसंधान संस्थान है, सबके इनपुट को शामिल करना नीतियां बनाने, ताकि एक बेहतर नीति का निर्माण हो सके। बिल्कुल सरल शब्दों में कि भाई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समान सोच रखने वाले या शैक्षिक और नीतिगत शोध संस्थानों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना, ताकि ऐसी नीतियां बन सके जो कि विशेषीकृत। अगला क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से इनपुट प्राप्त करना नीतियां बनाने में, जिससे जो हमारी नीतियां होंगी वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की होंगी। यानी यदि मैं कृषि का एग्जाम्पल ही क्यों दे रही हूँ, दूसरे एग्जाम्पल भी ले सकते हो, उद्योगों का, विनिर्माण क्षेत्र का, ताकि हमारा विनिर्माण क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई नीतियों से गाइडेड यदि होगा तो उसका लेवल अलग होगा, है ना। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की राय के अनुसार नीतियां बनाने का प्रयास करना। एक मंच के तौर पे काम करना जो विकास एजेंडे को लागू करने के लिए प्रेरित, एक मंच के तौर पे काम करेगा। एक संसाधन केंद्र के तौर पे काम करेगा जो कि धारणीय और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है, यानी धारणीय विकास का एंगल भी इसमें शामिल कर देना है। फिर नीतियों की समीक्षा करना, समय समय पे क्या क्या संसाधन चाहिए उन संसाधनों की पहचान करना, और यानी ओवरऑल हम कहेंगे तो नीतियों का निर्माण और नीतियों की समीक्षा करना। प्रौद्योगिकी उन्नत, यानी इतना नहीं जाना है, बस इतना एंगल याद रखना कि नीति निर्माण में तकनीक और प्रौद्योगिकी जो उन्नयन है उनकी बातों को ध्यान में रखना, ताकि नीति निर्माण में हम तकनीकी तौर पे पिछड़े ना। और अगला हो जाएगा राष्ट्रीय विकास के एजेंडे के लिए जो भी अन्य जरूरी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनको अपने हाथ में लेना। ये है नीति आयोग के उद्देश्य। बता दो, पढ़ना तो पड़ेगा एक बार, थोड़ा टिपिकल तो है। यदि आप क्लिष्ट भाषा में जाते तो आप नहीं समझ पाते, इजी लैंग्वेज में यदि हमने समझ लिया तो फिर बस
13-14 पॉइंट है, इसमें से यदि 8-10 भी आपको याद रह गए कि भाई प्रौद्योगिकी वाला एंगल ऐड करना है, पर्यावरण वाला एंगल ऐड करना है, सहकारी संघवाद वाला, राज्यों की समान भागीदारी वाला, ग्राम विकास वाला, वंचित वर्ग के कल्याण वाला, है ना, तो अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों वाला, है ना, या रिसर्च इंस्टीट्यूशन से इनपुट लेने वाला, तो यदि इन सारे एंगल को आप याद करके एक जगह लिख लोगे 10-12 पॉइंट में, तो आप ये बता सकते हो कि सीधा सीधा कि नीति आयोग के उद्देश्य ये हैं जी। नीति आयोग इसलिए बना है ताकि इन उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। नीतू सिंह क्या कह रही है? मैम हरियाणवी में लिख, हरियाणवी इतनी आसान नहीं है लिखना। नीतू सिंह कह रही है मैम हरियाणवी में लिख दे मेंस, बट ये 8वीं अनुसूची में है ही नहीं। हरियाणवी से ज्यादा आसान है हिंदी। हरियाणवी में लिख दोगे? हरियाणा से हो आप? बहुत टिपिकल है हरियाणवी लिखना, कभी लिख के देखना। जैसे मैं अगर इसी बात को बताऊं, नीति आयोग के उद्देश्य है, मतलब बहुत टिपिकल है यार। हरियाणवी बालक नहीं होता, बालक होता है, बालक। समझ रहे हो? हरियाणवी लैंग्वेज बालक है ना, बालक बच्चा, तो बालक को बोलते हैं बालक। बहुत टिपिकल है लिखना, तो इसलिए हिंदी ही सही है। ज्यादा हरियाणवी के फेर में मत पड़ो, ठीक है। शानदार लैंग्वेज है वो एक अलग बात है, लेकिन लिखना क्लिष्ट है उसको। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे, नीति आयोग भारत को चुनौतियों से बेहतर ढंग से जूझने के लिए सक्षम बनाने का लक्ष्य रखता है। किसके माध्यम से? भाई सीधी सी बात है, नीति आयोग जो भी भारत की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से बेहतर ढंग से जूझने के लिए भारत को सक्षम बनाने का लक्ष्य रखता है निम्नलिखित के माध्यम से। पहला, भारत के जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग कर युवाओं, नर नारी की क्षमता का विकास। भाई जनसांख्यिकी लाभांश का मतलब क्या है? आप देखोगे 18 से लेके 24 या 30 साल तक मान लो, आप जो युवा वर्ग है, मान लो वो वेला बैठा है, आज पत्ते खेल रहा है, ताश खेल रहा है, आज मस्जिद फूक रहा है, मंदिर फूक रहा है। दोनों साइड से बात करेंगे हम, एक साइड से बात नहीं करेंगे। लड़ रहा है, मोब लिंचिंग कर रहा है, वेला बैठा है। यदि इस जनसांख्यिकी लाभांश का फायदा उठा लिया जाए तो भारत बहुत आगे जा सकता है आर्थिक तौर पे। लेकिन यदि ये जनसांख्यिकी लाभांश ऐसे ही गुंडागर्दी करता रहा तो फिर तो समस्या है ना। तो वही है कि जो भी चुनौतियां हैं उनसे बेहतर ढंग से जूझने के लिए सक्षम बनाता है भारत को। भारत के जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग कर युवाओं को, नर नारी यानी पुरुषों और महिलाओं, उनकी क्षमता का, शिक्षा का, कौशल विकास का, लैंगिक भेदभाव की समाप्ति का और रोजगार के माध्यम से पूरा लाभ उठाना, इसके लिए प्रयासरत है कौन? नीति आयोग। ताकि जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाया जा सके, ताकि जो युवा है, नर पुरुष और महिलाएं हैं, उनमें शिक्षा, क्षमता, कौशल विकास इत्यादि को बढ़ावा देके रोजगार के साधन मुहैया कराए जा सके, लैंगिक भेदभाव की समाप्ति कराई जा सके। तो इस तरीके से पहली चुनौती के समाधान के लिए नीति आयोग प्रयास कर सकता है। तो पहली चुनौती क्या है देश की? जनसांख्यिकी लाभांश का उचित प्रयोग नहीं हो पा रहा। तो पहली चुनौती सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो इस चुनौती का समाधान नीति आयोग कर सकता है शिक्षा के द्वारा, क्षमता बढ़ा के, कौशल निर्माण के द्वारा, लैंगिक भेदभाव को कम करके, रोजगार के साधन मुहैया करा के। पहली बात। दूसरी चुनौती क्या है? तो जी निर्धनता बहुत बड़ी चुनौती है, गरीबी बहुत बड़ी चुनौती है। तो निर्धनता उन्मूलन तथा प्रत्येक भारतीय के लिए गरिमा में पूर्ण और आत्मसम्मान युक्त जीवन जीने का अवसर। दूसरी चुनौती क्या है? निर्धनता या गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अभाव। आज भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी न्यूज ऐसी आती है कि भाई पत्नी की मृत्यु हो गई तो कंधे पे ढोके लेके जा रहा है 20 किलोमीटर तक लाश। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन ये कितना दर्दनाक है आप समझ सकते हो। अन्न के अभाव में जो है चूहे खा के रहना पड़ता है। बहुत सारे एरियाज की अलग अलग समय में न्यूज आती है। यानी निर्धनता उन्मूलन के लिए प्रयास करना, लोगों की गरिमा में पूर्ण जीवन जीने के लिए और आत्मसम्मान युक्त जीवन जीने के अवसर प्रदान करना, इसके लिए नीति आयोग प्रयासरत करेगा। यानी ये सारे लक्ष्य रखेगा नीति आयोग। जो भी भारत की चुनौतियां हैं उनको दूर करके भारत को सक्षम बनाना। अगला चुनौती क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह। बहुत बड़ी चुनौती है लैंगिक पूर्वाग्रह। महिला ये काम नहीं कर सकती बिना काम करवाए, ये नहीं पता कि पुरुषों से बेहतर कर सकती हैं।
जाति के आधार पर विभेद है, आर्थिक विषमता के आधार पर उपजी समानता नहीं असमानता का समाधान। आर्थिक विषमता का मतलब क्या, आज अडानी को आप देखोगे तो विश्व का तीसरा अमीर आदमी हो गया अडानी, है ना। मतलब 11 लाख करोड़ की संपत्ति अडानी के पास, 11 लाख करोड़, यानी संपत्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथ में काबिज है, बाकी लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो ये जो आर्थिक विषमता के आधार पर उपजी असमानता है, इसको समाप्त करने का प्रयास करना, यानी लैंगिक पूर्वाग्रह बहुत बड़ी समस्या है, जातिगत पूर्वाग्रह बहुत बड़ी समस्या है, आर्थिक विषमता बहुत बड़ी समस्या है। यहां से आपको एक विजन और मिल रहा है कि आपको किस, अरे भाई ये अब 10 आएंगे, 1 मिनट रुकी जाओ इनका ना, ये पता नहीं मेरे से पता नहीं है ये कैसे ब्लॉक होते हैं, ये एक के बाद एक आते हैं। अब देखो अब हुए बंद। इससे आप क्या समझ रहे हो, एक आपका और क्वेश्चन समझ रहा है कि भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं और नीति आयोग उन चुनौतियों का समाधान करने में किस हद तक भूमिका निभा सकता है। मान लो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, तो चुनौतियां क्या है, जनसांख्यिकी लाभांश का उचित उपयोग नहीं हो रहा है जी, निर्धनता है जी, गरिमा में पूर्ण जीवन का अभाव है जी, लैंगिक पूर्वाग्रह है, जातिगत पूर्वाग्रह है, आर्थिक विषमताएं हैं। तो इन सब को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है कौन, नीति आयोग। विकास प्रक्रिया से गांव को संस्थागत तौर पे जोड़ना, यानी विकास की धारा में गांव को जोड़ना, गांव से नीतियां बनेंगी। अरे भाई गांव की अपनी समस्या होती है ना, हर गांव की अपनी समस्या है, जब ये गांव अपनी अपनी समस्याओं को बताएंगे और इसके अकॉर्डिंग नीतियां बनेंगी तभी ना गांव का विकास होगा, और जब गांव का विकास होगा तो राज्यों का विकास होगा, और मजबूत राज्यों से ही तो मजबूत देश बनेगा, है ना। और 50 मिलियन छोटे व्यवसायियों को नीतिगत समर्थन, जो कि रोजगार सृजन के वृहद स्रोत है। तो नीति आयोग का एक अन्य उद्देश्य ये भी हो सकता है कि जो छोटे व्यवसायी हैं उनके लिए नीतिगत समर्थन, उनके लिए ऐसी नीतियों का निर्माण करना जो कि रोजगार, जो कि पॉजिटिव हो अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि ये रोजगार सृजन का बहुत बड़ा आधार है। जो छोटे व्यवसायी, ये क्या नाम है, छोटे रोज MSMEs है बेसिकली, अपने पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी परिसंपत्ति की सुरक्षा करना, यानी पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी संपत्ति की सुरक्षा, यानी धारणीय विकास की अवधारणा के आधार पे काम करना। ये सारी चीजें ना आपको इकट्ठा ही पढ़नी है, जैसे उद्देश्य जो आपने इसके पढ़े ना, क्या क्या उद्देश्य है, उन्हीं उद्देश्यों में आपको आगे लिखना है। मेरी बात समझे, ये अलग से टॉपिक नहीं है। जो उद्देश्य आपने नीति आयोग के पढ़े उसी के आगे आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई जो भारत की समस्याएं हैं, चाहे जितनी भी समस्याएं मैंने अभी आपको बताई, जनसांख्यिकी लाभांश का उचित उपयोग नहीं है, निर्धनता है, लैंगिक पूर्वाग्रह, जातिगत पूर्वाग्रह, आर्थिक विषमताएं, गांव मुख्य धारा में शामिल नहीं है, छोटे व्यवसायियों के लिए कोई विशिष्ट पॉलिसी के क्रियान्वयन का अभाव है, या पर्यावरणीय या धारणीय विकास का अभाव है, तो नीति आयोग का ये उद्देश्य है कि इन सारे बिंदुओं को शामिल करके प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को सुनिश्चित करना नीति निर्माण में, और जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं भारत के समक्ष, उनका एक बेहतर विकल्प या उनका एक बेहतर समाधान प्रस्तुत करना। ठीक है, तो नीति आयोग के उद्देश्य, कार्य तो मैं अभी बता ही दूंगी आप लोगों को। नीति आयोग के उद्देश्यों में और कोई दिक्कत आप लोगों को हो तो बता दो, नहीं हो तो हम आगे बढ़ते हैं, और मैं पानी भी पी लेती हूँ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, थोड़ा पानी पीने का समय मिल जाए मुझे। ये ना नीति आयोग वो टॉपिक है जिससे बच्चे डरे डरे रहते हैं। यदि आप लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज देखोगे ना, आई थिंक नीति आयोग मैंने लक्ष्मीकांत से उठाया है। मैंने ना अपने अपने जो मटेरियल है, जो हम लोगों का मटेरियल है, वो अलग अलग जगह से उठाया है, एक सोर्स नहीं है मेरा। जो नीति आयोग वाला टॉपिक है ना, वो मैंने लक्ष्मीकांत से उठाया। और लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज देखना, जो बच्चा नए स्तर से नीति आयोग पढ़ेगा ना, आप खुद सोचो यदि आप इस लैंग्वेज में नीति आयोग को पढ़ते तो आपके ऊपर से जाती चीजें। इसलिए एक बात ध्यान रखना, जितना सरल रखोगे ना लैंग्वेज को, उतना अट्रैक्टिव बनेगा आंसर, उतना एग्जामिनर को लगेगा कि रट, हालांकि आप रट के तो लिख ही नहीं सकते यूपीएससी के एग्जाम में, कि उतनी ही आपकी समझ दिखेगी। ये लक्ष्मीकांत से लिया है,
शैलेश मैंने। बिल्कुल एक साथ ही लिखने हैं करिश्मा, एक साथ ही लिखने हैं बच्चे। जब नीति आयोग के उद्देश्य आएंगे तो बिल्कुल एक साथ लिखने हैं। अब अगली बात करते हैं नीति आयोग के कार्यों को। यदि आप लोगों से कार्य और उद्देश्य अलग अलग होते हैं ना, नीति आयोग के कार्य क्या हैं जी? तो नीति आयोग के कार्यों को ना 4 प्रमुख शीर्षकों में बांटा जा सकता है। पहला तो नीति और कार्यक्रमों के फ्रेमवर्क का परिकल्प, कि नीतियां क्या होंगी, कैसे होंगी, पूरा फ्रेमवर्क, या आप बोल सकते हैं एक डिजाइन तैयार करना, एक डिजाइन तैयार करना नीतियों का। तो पहला काम ही क्या है? नीति एवं कार्यक्रमों के फ्रेमवर्क का प्रकल्पन प्रकल्पन प्रकल्पन, हाँ ठीक है। उन इतना नहीं, प्रकल्पन में मत जाना। नीतियों और कार्यक्रमों के फ्रेमवर्क को तैयार करना, बस लिख दो, फ्रेमवर्क को तैयार करना, दैट्स इट, इजी। अगला सहकारी संवाद को बढ़ावा देना। अगला अनुश्रवण और मूल्यांकन, यानी केवल तैयार करना ही नहीं होगा बल्कि लोगों की सुनना, मतलब जो भी हम क्या बोल सकते हैं, इनपुट आते हैं कि भाई ये बेहतर हो सकता है, ये तो उनको भी सुनना और मूल्यांकन करना समय समय पे, कि ये जो नीति थी ये 1 साल में कितना प्रोग्रेस की, 2 साल में कितना प्रोग्रेस की, तो ये मूल्यांकन भी करना। नीतियों का समय समय, आप अनुश्रवण को छोड़ दो, आप ये बोल सकते हो नीतियों का, अगर इजी लैंग्वेज में लिखना है, नीतियों का समय समय पर मूल्यांकन करना, है ना। तीसरा पार्ट हो जाएगा नीतियों का समय समय पे मूल्यांकन करना। अगला हो जाएगा विचार समूह, ज्ञान और नवाचार केंद्र के तौर पे काम करना, यानी एक थिंक टैंक के तौर पे काम करना। 4 काम आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात, नीति और कार्यक्रमों के फ्रेमवर्क को तैयार करना, सहकारी संवाद को प्रोत्साहन देना, नीतियों का समय समय पे मूल्यांकन करना, और विचार समूह और ज्ञान और नवाचार केंद्र के तौर पे काम करना। ये है उसके कार्य। उसके बाद आपको देखना है, इसमें से 7-8 चीजें यदि आपको याद रह जाए। नीति आयोग ने विभिन्न अधोलंब इसे अपने अधिदेश को आगे बढ़ाना, मतलब अधोलंब का मतलब होता है बहुत सारे उद्देश्यों, बहुत सारे एरियाज को सेट किया है कि हम इन क्षेत्रों में काम करेंगे। तो इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र याद रख लेना, जैसे कृषि के क्षेत्र में नीति आयोग, ऊर्जा के क्षेत्र में, इजी याद रखो। अब ये याद नहीं रखेगा अभिशासन और शोध, वैसे तो इजी है भाई, इनोवेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन में, लेकिन फिर भी इजी याद रखना। जैसे कृषि हो गया, पढ़ आप सारे लेना, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, उद्योग के क्षेत्र में नीतियां, उसके बाद आप ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नीतियां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ठीक है, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में, धारणीय विकास लक्ष्यों के क्षेत्र में, महिला बाल विकास के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्रों में नीति आयोग अलग अलग तरीके से योजनाओं, नीतियों के माध्यम से विकास के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। बस मतलब ये वो क्षेत्र हैं जिनमें नीति आयोग अपनी भूमिका अदा कर सकता है और अदा कर रहा है, ठीक है। 3-4 याद रख लेना। उसके बाद मार्गदर्शक सिद्धांत। अब आप लोगों को यदि आप लोगों ने यदि समझ लिया है ना, तो फिर अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, नीति आयोग की जरूरत क्यों पड़ी और नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। मार्गदर्शक सिद्धांत का मतलब पता है क्या होता है? जो मार्ग दिखाते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, वो सिद्धांत। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि आप आईएएस बनने जा रहे हो, तो आपके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? तो आप कहोगे कि हमें कल्याण करना है जी, हमें गरीबों के हितों के का संरक्षण करना है जी, हमें संविधान का संरक्षण करना है, हमें विभेद के जाति के आधार पे जो विभेद हो रहे हैं उनको खत्म करना है, लैंगिक आधार पे जो विभेद हो रहे हैं उनको, यानी मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है आपके, ऐसे सिद्धांत, ऐसे उद्देश्य क्या है जो मार्ग दिखाते हैं, है ना। तो ऐसा ही है, नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होंगे? तो सबसे पहला मार्गदर्शक है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब क्या होता है? अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण, यानी कि गरीबों, हाशियाकृत लोगों, अभी वंचितों की सेवा और उत्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विचार के अनुसार। यानी पहला मार्गदर्शक सिद्धांत है अंत्योदय, यानी नीति आयोग की जो योजनाएं होंगी, जो नीतियां होंगी, वो ऐसी होंगी जो गरीबों के कल्याण से संबंधित हो,
जो गरीबों, हाशियाकृत लोगों के जीवन को बदलने वाली हो, है ना, या फिर हम इसे वही लैंग्वेज की अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के कल्याण से रिलेटेड हो, तो पहला मार्गदर्शक सिद्धांत है नीति आयोग का अंत्योदय। ठीक है, अंत्योदय का मतलब क्या होता है? जो अंतिम में है उसका उदय। इसको तोड़ो, देखो, अंत्योदय, जो अंत में है उसका उदय करना, उसका क्या करना? उदय करना, उसका कल्याण। दूसरा इसका गाइडेड सिद्धांत क्या है? समावेशिता। समावेशिता का मतलब क्या होता है? असुरक्षित और हाशियाकृत वर्गों को सशस्त्र नहीं सशक्त बनाना। सशस्त्र नहीं, सशस्त्र का मतलब तो क्या हो गया? हथियार पकड़ा दो उनको ना, ऐसा मत लिख देना, सशक्त बनाना। ठीक है, तो जो असुरक्षित हैं, हाशियाकृत लोग हैं, उनको सशक्त बनाना। पहचान आधारित हर प्रकार के भेदभाव, चाहे लिंग के आधार पे भेदभाव है, क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, उसको समाप्त करना। समावेशिता का मतलब होता है कि हर वर्ग की समावेशिता होगी विकास प्रक्रिया में, चाहे वो किसी भी धर्म से है, जाति से है, लिंग से है, क्षेत्र से है, वर्ग से है, संप्रदाय से है, भाषा से है, किसी निर्जातीयता से है, यानी प्रत्येक वर्ग की समावेशिता को सुनिश्चित करना। तो दो मार्गदर्शक सिद्धांत याद रहेंगे नीति आयोग के, पहला अंत्योदय, दूसरा समावेशिता। तीसरा ग्राम। तीसरा मार्गदर्शक सिद्धांत है गांव का विकास करना, क्योंकि मजबूत गांव से ही मजबूत राज्य बनेंगे और मजबूत राज्यों से ही मजबूत देश बनेगा। यानी विकास प्रक्रिया से गांव को जोड़ना, हमारे नैतिक बोध और संस्कृति की ताकत और ऊर्जा अर्जित करना, यानी ग्रामीण विकास के ऊपर फोकस रखना है नीति आयोग को, ताकि एक एक विकसित राष्ट्र या फिर हम कहें कि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। अगला मार्गदर्शक सिद्धांत है जनसांख्यिकी लाभांश, यानी सबसे बड़ी परिसंपत्ति है भारत की जनसांख्यिकी लाभांश। सबसे बड़ी परिसंपत्ति भारतीय जन का उपयोग करना, उनको शिक्षा देना, उनकी क्षमता का विकास करना, उनको कौशल विकास करना, उनको उत्पादक आजीविका अवसरों के माध्यम से सशक्तिकरण पर ध्यान देना। गांव में जाके देखो, ताश खेलते हुए मिलेंगे, ताश खेलते हुए, कंचे वंचे खेला करते थे। बचपन में कंचे खेले होंगे आप लोगों ने। हालांकि बचपन में तो जनसांख्यिकी लाभांश थोड़ी ना होते हैं, हम बचपन तो खेलने के लिए होता है। मैंने भी खेले हैं कंचे। मैं गांव में रहती थी तो भैंस रखते थे हम लोग, तो मैं भैंस को लेके जाती थी तालाब पे, तो पता लगे वहीं पे बैट बॉल खेल रहे होते थे। तो मेरी परवरिश थोड़ी इसी तरीके से हुई है। मेरे पापा बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड थे। मिलिट्री में थे पापा, तो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड माइंडेड थे। तो क्रिकेट मैच चल रहा होता था तो पता लगे क्रिकेट खेलने लग गए और भैंस निकल गई पीछे तालाब से खेतों में। उसके बाद चक्कर काट रहे हैं भैंसों का। आप लोगों ने नहीं किया होगा, तो आप लोग जो देखते हो ना, जीवन वैसा नहीं होता। हर इंसान के जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत ही शानदार जिंदगी होती है ना। तो कंचे खेलते थे वो तो हम बचपन में, लेकिन आज के युवा को देखो ना, आज का युवा क्या कर रहा है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, आज का युवा मॉब लिंचिंग कर रहा है, आज का युवा मस्जिद फूक रहा है, आज का युवा मंदिर फूक रहा है, आज का युवा धर्म के आधार पे लड़ रहा है, आज का युवा सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा है और बिना बात जो है बाइकट दिस, बाइकआउट दिस, बाइकआउट दिस। ठीक, आज का युवा कमेंट करने के लिए ठाली बैठा हुआ है। ठीक है, आप पॉजिटिव कमेंट कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, लेकिन आप नेगेटिव कमेंट कर रहे हो, गालियां बक रहे हो किसी को, तो आज का युवा ये कर रहा है। तो नीति आयोग का एक अन्य मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? जनसांख्यिकी लाभांश का प्रयोग उचित दिशा में करना, उसको शिक्षा, उसकी क्षमता, उसको कौशल विकास देके, उसको रोजगार के संसाधन मुहैया करा के उनका सशक्तिकरण करना। तो चार बेसिक मार्गदर्शक सिद्धांत पता लगे, अंत्योदय है जी, समावेशिता है जी, ग्राम विकास है जी, जनसांख्यिकी लाभांश है जी। अगला मार्गदर्शक सिद्धांत है जन सहभागिता, यानी बिना जन सहभागिता के विकास सुनिश्चित नहीं हो सकता है। विकास प्रक्रिया को जन चालित बनाकर जागृति और सहभागी नागरिकों को सुशासन का चालक या ड्राइवर बनाना। जन सहभागिता ना हर विषय वस्तु के लिए जरूरी है। अब मान लो स्वच्छता का आंदोलन चला, मोदी जी ने कहा, मोदी जी तो नहीं जाएंगे ना बेचारे, एक प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे, नहीं जा सकते हैं। जब तक जन सहभागिता, यानी जब तक लोगों के अंदर से स्वच्छता की अवधारणा नहीं निकलेगी कि कूड़ा ऊपर से नीचे ऐसे बड़े निशाना लगा के फेंकते हैं, नीचे गिरता गिरता पॉलिथीन धड़ाम फट जाता है और कूड़ा बिखर जाता है, ऐसे ऐसी घटनाएं आपने कई देखी होंगी। पता लगे शाम में घूमने जाते हैं, पता है क्या करते हैं, 30 रुपए इसको कूड़े वाले को नहीं दे सकते लोग, शाम में कूड़ा इकट्ठा करके रखते हैं, शाम में 11 बजे जाते हैं वॉक पे। मैं शहरों की बात बता रही हूँ,
कूड़े को साथ में लेके जाते हैं पार्क के कोने पे, ये लो जी फेंक दिया। तो जन सहभागिता, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया। और भी बड़े स्तर पे अब मान लो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को अकेले मोदी जी खत्म कर देंगे क्या? नहीं कर सकते हैं ना जी। भाई सिंपल सी बात है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जन सहभागिता की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और जब तक जन सहभागिता नहीं होगी, जन भागीदारी नहीं होगी, तब तक विकास को समावेशी नहीं बनाया जा सकता, या हम ये कह सकते हैं दीर्घकालिक नहीं बनाया जा सकता, है ना। तो जन सहभागिता को बढ़ावा देना भी मार्गदर्शक सिद्धांत है। और जन सहभागिता को बढ़ावा कैसे देगा नीति आयोग? नीतियों में लोगों की भागीदारी बढ़ा के। याद रखना, जब लोगों को लगता है ना कि अरे इस नीति में तो हमारी भागीदारी थी, यानी इस नीति को सफल बनाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जब नीतियों में भागीदारी होगी तो नीति को सफल बनाने के उद्देश्य में भी लोग बढ़ चढ़ के भूमिका निभाएंगे, यानी जन सहभागिता को बढ़ावा देना भी मार्गदर्शक सिद्धांत है। अगला है सुशासन, यानी खुला, मतलब एक ऐसा शासन जो खुला हो, जो ओपन हो, पारदर्शी हो, उत्तरदायी हो, एक्टिव हो, उद्देश्य से काम करे। ऐसी अभिशासन शैली को प्रश्रय देते हुए लागत से उत्पाद परिणाम की ओर प्रयासों का अंतरण। इतना मत जाना लागत से उत्पाद परिणाम, बस इतना ध्यान रख लेना, अभिशासन या सुशासन को प्राप्त करने का प्रयास करना। और ये सुशासन का मतलब क्या है कि ऐसा शासन जो खुला हो, पारदर्शी हो, उत्तरदायी हो, सक्रिय हो, उद्देश्य के आधार पर काम करे। तो ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना भी मार्गदर्शक सिद्धांत है। और सततता तो आपको हर एंगल में ध्यान रखना है। सततता का मतलब क्या होता है, धारणीय विकास का मतलब क्या होता है कि पर्यावरणीय एंगल को ध्यान में रखना, यानी पर्यावरण के प्रति सम्मान की प्राचीन परंपरा के अनुरूप अपने नियोजन, यानी अपने जो नियोजन या विकास प्रक्रिया में पर्यावरण के एंगल को ध्यान रखना, या धारणीय विकास को ध्यान रखना, धारणीयता को केंद्र में रखना। ठीक है, तो यदि आप लोगों से मार्गदर्शक सिद्धांत पूछे तो मतलब टिप्स पे बता दोगे, एकदम एक्सप्लेन भी कर दोगे। अंत्योदय है जी, समावेशिता है जी, ग्राम विकास है जी, जनसांख्यिकी लाभांश है जी, जन सहभागिता है, सुशासन है, सततता है। तो इस प्रकार हमने देख लिया। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? फिर मैं आगे आती हूँ। अगर कोई ऐसे फेंके तो खूब शाबाशी दे दो, ह्यूमन होंगे तो सुधर जाएंगे। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, लोग कम ही नहीं करना चाहते हैं मैम। अभी गांव में, क्या बोल रहे हो, राज मिस्त्री एक लड़के को लेकर आया, वो भाग गया, बोला कि अच्छा काम ही नहीं करने देते हैं। कोई बात नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अलग अलग समस्याएं हैं, उनका समाधान एक बार में नहीं होगा, सबको मिलजुल के समाधान। निराश नहीं होना है देश से। हमारा देश सबसे महान है, ध्यान रखना, भारत से बेहतर राष्ट्र आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ। एनीवे, अगला हमें देखना है, इस प्रकार नीति आयोग प्रभावी अभिशासन यानी सुशासन के 7 स्तंभों पे आधारित है। 7 स्तंभों पे आपको ये 5-6 चीजें याद रखनी है कि नीति आयोग जब भी कोई योजना बनाएगा तो बेसिकली 7 स्तंभों को ध्यान में रख के बनाएगा। पहला तो जन समर्थक एजेंडा, जो कि समाज के साथ व्यक्ति की आकांक्षाओं की पूर्ति करता हो, यानी एक ऐसा जन समर्थक यानी जन सहभागिता को लेके एजेंडा जो कि समाज के साथ साथ व्यक्ति की आकांक्षाओं की भी पूर्ति करता हो, व्यक्ति को भी लगे ना कि भाई मेरे भी तो उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, यानी जन सहभागिता को बढ़ाना। नागरिकों की जरूरतों का अनुमान कर प्रत्युत्तर के प्रति आगे बढ़कर सक्रियता दिखाना, यानी एक्टिव तरीके से योजनाओं का क्रियान्वित करना। बस, बहुत ज्यादा नहीं जाना है, नागरिकों की जरूरतों का अनुमान लगा के जो भी नागरिकों की आवश्यकता है उनके अनुरूप जो नीतियां बनेंगी उनका सक्रिय तरीके से क्रियान्वयन करना। नागरिकों की संलग्नता के माध्यम से नागरिकों की संलग्नता को बढ़ाना, उनकी सहभागिता को बढ़ाना, सभी पक्षों में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, सभी समूहों की, मतलब वही जो मैंने अभी बताया ना, वही है, ये सारी चीजें वही हैं। समावेशिता, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान रखना, युवाओं के लिए अवसर की समानता, प्रौद्योगिकी के माध्यम से, यानी अलग नहीं है। यानी आपसे यदि ये पूछे कि अभिशासन, नीति आयोग के प्रभावी अभिशासन के क्या क्या स्तंभ हैं, या आपसे ये पूछे नीति आयोग के कार्य करने के क्या क्या मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, तो वहां पे लैंग्वेज में लिख दिया, यहाँ पे ये पैराग्राफ्स में लिख दिया है कि भाई बस आपको ये पता होना चाहिए कि नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं, नीति आयोग किन उद्देश्यों को
लेके काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सहकारी संघवाद में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कहाँ पे बताया है ये आपको पता होगा, सहकारी संघवाद वाले टॉपिक में बताया है, अगर आपको याद हो तो, रिवाइज करते हो तो। एनीवे, नीति आयोग की स्थापना वास्तव में सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए की गई है। सहकारी संघवाद की दो विशेषताएं होती हैं, केंद्र और राज्यों द्वारा राष्ट्रीय विकास के एजेंडे पर संयुक्त रूप से एकाग्र होना, यानी राष्ट्र के विकास का एक एजेंडा हो, जैसे कृषि का विकास करना है जी, जैसे उद्योग का विकास करना है जी, जैसे शिक्षा का विकास करना है जी, जैसे स्वास्थ्य का विकास करना है जी, जैसे नवाचार को बढ़ावा देना है जी, जैसे पर्यावरण संरक्षण का काम करना है जी, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो इतने सारे जो जितने भी एजेंडे हैं, राष्ट्र विकास के एजेंडे हैं, इन राष्ट्र विकास के एजेंडों पे केंद्र और राज्य दोनों मिलके काम करेंगे, यही है सहकारी संघवाद। मेरी बात समझे, यानी केंद्र और राज्य द्वारा राष्ट्रीय विकास के एजेंडे पर संयुक्त रूप से एकाग्र होकर काम करना। अगला, केंद्रीय मंत्रालयों के साथ राज्यों के दृष्टिकोण की पैरवी की अनुशंसा, यानी केंद्र भी नीति निर्माण करते समय राज्यों की अनुशंसाओं की को ध्यान में रखेगा कि भाई इस विषय पे राज्यों का क्या कहना है। ठीक है, यानी मेरी बात समझे, दो आधार समझे कि जो भी राष्ट्रीय विकास के एजेंडे होंगे उस पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे, और केंद्र अपने साथ राज्यों की समावेशिता या राज्यों के जो दृष्टिकोण है उनको भी ध्यान में रखेगा। नीति आयोग की प्रभासी परिषद होती है, गवर्निंग काउंसिल की बैठकों में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के महत्व को एक ऐसे मंच के तौर पे रेखांकित किया जो सहकारी संघवाद के लिए केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी सहयोग पर की जरूरत पर बल देते हुए विकास लक्ष्यों की दिशा में, मतलब वही बात बोल रहे हैं कि भाई जो इसकी गवर्निंग काउंसिल है उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि नीति आयोग एक ऐसे मंच के तौर पे काम करेगा जो जो केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ाए, जो सहकारी संघवाद की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए समावेशी वृद्धि या समावेशी विकास की ओर ध्यान आकृष्ट करें। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है सहकारी संघवाद में। पूर्ववर्ती योजना आयोग बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कंपैरिजन करने के लिए एक बार सुन लो। पूर्ववर्ती योजना आयोग की स्थापना 1950 में भारत सरकार के कार्यपालिका संकल्प के द्वारा की गई थी, यानी योजना आयोग भी ना तो संवैधानिक संस्था थी ना ही सांविधिक संस्था थी, बल्कि एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक संस्था थी। ठीक है, जो कि सिफारिश के अनुरूप की गई थी, कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड के कोई जरूरत नहीं है। अब इन दोनों में मैं अंतर बता दूंगी तो फिर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मुझे यहाँ तक बता दो, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, बस कम से कम ये बता दो, सब कुछ समझ में आ रहा है। नीति आयोग में कभी दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से पढ़नी है। संघवाद में पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है दिव्या, नो प्रॉब्लम, क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं भाई। एक बार फटाफट दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं, नीति आयोग और योजना आयोग में। वैसे मैं कंपैरिजन के आधार बता चुकी हूँ, बस एक बार क्विक एक जगह लिखे हैं तो मजे से पढ़ेंगे। पहली बात तो ये एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में काम करता है, यानी नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ये संवैधानिक निकाय के तौर पे, इसने एक संवैधानिक निकाय के तौर पे कार्य नहीं किया था, मतलब आप ये बोल सकते हो कि क्या ये केंद्रीकृत योजना के तौर पे काम करता है बस, क्योंकि कोई थिंग ये मत लिखना कोई, क्योंकि संवैधानिक निकाय तो था ही नहीं, ना ही सांविधिक निकाय था, तो इसको ऐसा कोई दर्जा था ही नहीं। हालांकि ये दर्जा तो इसको भी नहीं है, लेकिन ये एक थिंक टैंक के तौर पे काम करता है। ये एक केंद्रीकृत योजना निर्माण एजेंसी के तौर पे काम करता था बस। अगला, यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पे बल देता है। इसमें अलग अलग विशेषज्ञ आते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, तदर्थ सदस्य है, ये क्या बोलते हैं इसको, पदेन सदस्य है, यानी अलग अलग फील्ड के विशेषज्ञों का स्थान है इसमें नीति आयोग में। यानी यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है। इसमें सीमित विशेषज्ञता होती थी, ठीक है, तो ये व्यापक विशेषज्ञता पे बल देगा, इसमें सीमित विशेषज्ञता होती थी। यह सहकारी संघवाद की भावना पे काम करता है, क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है योजना निर्माण में। वही राज्यों की समान भागीदारी है। यह वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी, बहुत सीमित रहती थी। ठीक है, तो ये सहकारी संघवाद पे आधारित नहीं था। तो तीन चीजें समझे, ये थिंक टैंक के तौर पे काम करेगा, ये केंद्रीकृत योजना एजेंसी के तौर पे काम करेगा। इसमें व्यापक विशेषज्ञता पर बल दिया जाता है, इसमें विशेषज्ञता पे बल नहीं दिया जाता है।
ये सहकारी संघवाद की अवधारणा पे आधारित है? ये सहकारी संघवाद की अवधारणा पे आधारित नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के तौर पे जाना जाता है। आपको पता है ना, एक सीईओ होता है इसका। आप लोगों में से कोई कॉल कर रहा है क्या मुझे? मैं एक बार देख लूं, मेरे पास कॉल आ रहा है। आप लोगों में से कोई नहीं कर रहा ना? सब कुछ सुनाई दे रहा है आप लोगों को? बता दो यार। सही है ना? ठीक है, ठीक है। मुझे लगा आप लोगों में से कोई कर रहा है, कोई बात नहीं। डर भी तो रहता है यार, आजकल ये इंटरनेट वगैरह इतनी बार चला जाता है ना, एक तो इरिटेट कर देता है ये। जिसको गुस्सा नहीं भी आता, जो हंसी खुशी रहते हैं, उनको भी गुस्सा दिला देता है। एनीवे, ये सीईओ प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त जो सचिव होते हैं उनको सीईओ के तौर पे जाना जाता है। सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के इसमें सामान्य प्रक्रिया के द्वारा, इसको नहीं भी याद रखोगे कोई जरूरत ही नहीं है इसको याद रखने की। हर पॉइंट थोड़ी ना याद रखना है, बेसिक बेसिक डिफरेंस याद रखना है। यह बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है? कि नीचे से जो योजनाएं बन के जाएंगी। ये टॉप डाउन अप्रोच पे, यानी ऊपर से जो योजना बन के नीचे जाएंगी। ये टॉप डाउन वही है, आधार से शीर्ष और शीर्ष से आधार, बस इंग्लिश में लिख दिया है। यानी ये आधार से शीर्ष पे जाती है ना? ये आधार से शीर्ष पे जाएंगी और ये शीर्ष से आधार पे आएंगी। एक डिफरेंस से था। इसे धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं है। नीति आयोग केवल थिंक टैंक के तौर पे काम करता है, धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं है इसको। लेकिन जो योजना आयोग है, मंत्रालयों और राज्य सरकारों को आपको पता है एक आर्टिकल है 275 या 282, जो अनुदान सहायता वगैरह होती है ना, वो योजना आयोग के माध्यम से दी जाती थी। यानी इसको कहीं ना कहीं वित्त आवंटन का भी अधिकार होता है। ठीक है, तो दोनों में यदि आप लोगों से पूछा जाए नीति आयोग और योजना आयोग, तो ये थिंक टैंक है, ये केंद्रीकृत योजना एजेंसी के तौर पे है, ये व्यापक विशेषज्ञता, ये सीमित विशेषज्ञता है। सहकारी संघवाद, ये सहकारी संघवाद नहीं। ये आधार से शीर्ष, ये शीर्ष से आधार। ये वित्त आवंटन का काम नहीं करता, ये वित्त आवंटन का काम करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे अभी, इसके उद्देश्य कार्य खुद देख लेना एक बार, राष्ट्रीय विकास परिषद के नहीं पूछता है। आज का क्वेश्चन है भैया आप लोगों का, आप खुद से करना। हालांकि इस पीडीएफ में इसका आंसर भी दिया हुआ है, मैं एक बार बता भी दूंगी। नीति आयोग के उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। पहला ही पार्ट है, नीति आयोग के उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। साथ ही इसकी स्थापना के बाद से इस निकाय के प्रदर्शन की चर्चा कीजिए। यानी इसकी स्थापना के बाद से इस निकाय ने कैसा प्रदर्शन किया है, कैसा काम किया है, और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप बता दो कि 2015 में नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पे प्रतिस्थापित किया गया, एक थिंक टैंक के तौर पे काम करता है। उद्देश्य आप इसके सारे लिख ही दोगे, उद्देश्य मैंने आपको डिटेल से बता दिए हैं, तो वो सारे उद्देश्य लिख दोगे। और भी पॉइंट में एक काम ऐसा करना, भले ही लैंग्वेज में मत जाना, लेकिन सारे डायमेंशन कम से कम कवर कर लेना। सारे डायमेंशन कवर करते हो ना, तो एग्जामिनर को लगता है कि मतलब वाह, मतलब कमाल कर दिया भाई, मजा आ गया पढ़ के। तो सारे डायमेंशन उद्देश्य में कवर करना। नीति आयोग का प्रदर्शन की यदि बात करें, तो उपलब्धियां यदि हम देखें, तो भाई सहकारी संघवाद के तौर पे बेहतर काम कर रहा है। नीति आयोग की कार्य पद्धति, राज्य सरकारों को नीति आयोग की कार्य पद्धति में प्रमुखता प्रदान की गई है। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य विद्यमान मुद्दों को के समाधान को भी तीव्रता प्रदान, यानी सहकारी संघवाद की दिशा में बेहतर काम किया है। प्रतिस्पर्धी संघवाद, नीति आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा और जल इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में वृद्धिशील परिणामों के मापन के लिए सूचकांकों को अंतिम रूप प्रदान किया है। प्रतिस्पर्धी जो संघवाद है वो नेगेटिव नहीं होता है हमेशा, यानी सूचकांक जारी करना कि भाई महिलाओं की स्थिति इस राज्य में बेहतर है, इस राज्य में ये सूचकांक, इस राज्य का ये नंबर है, इस राज्य का ये है, इसका ये है, स्वास्थ्य में ये है, शिक्षा में ये है, तो फिर दूसरे राज्य पहले रैंक पे आने के लिए प्रयास करेंगे, यानी विकास के लिए प्रोत्साहित होंगे, है ना। तो ये भी बेहतर काम है, प्रदर्शन है सहकारी संघवाद के तौर पे, प्रतिस्पर्धी संघवाद के तौर पे, मानव विकास के तौर पे यदि देखें, तो इसके द्वारा एक विशेष पहल प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, अवसंरचना, गरीबी जैसे प्रमुख संकेतकों के आधार पर सुधार की आवश्यकता वाले 115 आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो मानव विकास के लिए भी ये जो आकांक्षी जिला योजना थी, किसके द्वारा लाई गई? नीति आयोग के द्वारा लाई गई। और ये आकांक्षी जिला योजना, यानी इन 115 जिलों में जो ये 5 मानक है, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, अवसंरचना और गरीबी जैसे संकेतकों के आधार पर सुधारों का प्रयास किया जाएगा। तो ये भी तो नीति आयोग का कार्य है ना, बेहतर।
कृषि में सुधार करने के लिए नीति आयोग ने बड़े स्तर पे काम किए, जैसे एपीएमसी अधिनियम में सुधार, 2022 के लिए किसानों की आय दोगुनी करना, आदर्श भूमि पट्टाकरण अधिनियम। तो ये सारे नीति आयोग के परिणाम स्वरूप हम लेके आए हैं। ज्ञान और नवाचार में नीति आयोग, जैसे प्रैक्टिस बुक, रिसोर्स बुक का विकास, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन इत्यादि नीति आयोग के ही प्रयास हैं। यानी कृषि में सुधार हो रहा, कृषि में सुधार के प्रयास, ज्ञान और नवाचार में सुधार के प्रयास, सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, मानव विकास में सुधार के प्रयास, ये सारे प्रयास कर रहा है। यानी नीति आयोग अपनी तरफ से बेहतर नीति निर्माण के तरीके, एक इसमें वो पॉइंट भी लिख सकते हो कि 3 साल के लिए अल्पकालिक नीति, फिर 7 के लिए मध्य अवधि और 15 वर्ष के लिए जो उद्देश्य है, उसके माध्यम से नीति आयोग अल्पकालिक से लेके दीर्घकालिक कालिक तक की अलग अलग नीतियों के माध्यम से राष्ट्र विकास के मानदंडों को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। कमियां क्या हो सकती हैं? जैसे नीति आयोग का 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा आसन्न चुनौतियों के लिए एक विलंबकारी दृष्टिकोण है। ये बोल रहा है कि भाई 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा ना बहुत कम समय होता है किसी भी समस्याओं के समाधान के लिए। छोड़ देना, मत लिखना। इसमें कमियां बहुत ज्यादा नहीं लिखनी है, कमियों में 2-3 चीजें बता देना। एक तो कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां हैं कि ठीक है जी, आपने नीतियां तो बना दी कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे, बनाई थी नीति आयोग ने, कहाँ दोगुनी हुई भाई? बात ये है ना, एग्जाम्पल से आप लिख सकते हो कि कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां, यानी विशेषज्ञों के द्वारा नीतियां तो बनाई जा रही है, लेकिन उन नीतियों का क्रियान्वयन बेहतर कैसे हो, ये एक चुनौती का मुद्दा है। यानी क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियां हैं। नौकरशाह सुधारों की जरूरत है। भाई क्रियान्वयन किसको करना है? नौकरशाहों को करना है। तो नौकरशाह सुधारों के ऊपर नीति आयोग के हाथ बंधे हुए हैं। सरकार नागरिक वार्ता पर सीमित फोकस है। सरकार और नागरिकों की वार्ता के ऊपर सीमित फोकस है कि भाई मिलजुल के कैसे काम किया जा सके। ये कारक विभिन्न उत्तम विचारों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है। यह प्रदत्त सिफारिशों के व्यवहारिक पहलुओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान केंद्रित नहीं करता है। ये भी बोल सकते हैं कि जो सिफारिशें इसको दी जाती है ना, कई बार ये उन सिफारिशों को नीति निर्माण में शामिल करने में बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता है, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अगला है फीडबैक लूप के निर्माण का अभाव है। फीडबैक लूप के अभाव, निर्माण का अभाव का मतलब क्या है कि आपने योजनाएं बनाई, योजनाएं लागू करने का प्रयास किया, लेकिन आप फीडबैक ही नहीं लेते हो कि भाई कैसे, कितनी लागू की जा रही है, कितनी लागू नहीं की जा रही है। तो फीडबैक लूप का अभाव है। नौकरशाहों की जवाबदेहिता निश्चित न करना एक बहुत बड़ी कमी है। और प्रक्रिया में सुधार न करना बहुत सारी कमियां हैं। और निष्कर्ष में आप लिखोगे कि ठीक है, नीति आयोग की कुछ कमियां हैं जिनको क्या बोल सकते हैं, जिन पे विचार करने की जरूरत है। लेकिन नीति आयोग एक सहकारी संघवाद और राष्ट्र के विकास में केंद्र राज्यों के साथ साथ जन भागीदारी को बढ़ाते हुए राष्ट्र के विकास को गति देने के लिए एक बेहतर मंच साबित हो सकता है, एक बेहतर थिंक टैंक साबित हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से, और फिर इसके उपाय देख लेना क्या क्या हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लिख लेना एक बार, मतलब ये इसमें थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज में दिया हुआ है, सरल भाषा में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो मुझे एक बार ये बता दो भाई, नीति आयोग से रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, आप लिखना। और फिर भी यदि कोई दिक्कत आए तो भाई जिसको हिस्ट्री का बैच लेना है वो फटाफट ले ले, रजिस्ट्रेशन करवा ले फटाफट। ठीक है, ध्यान रखना मात्र 8,000 रुपए में कंप्लीट हिस्ट्री ऑप्शनल आप लोगों को कराया जाएगा। तो बता दो, 5-10 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन समझ में आनी चाहिए चीज, है ना, ऊपर से ना जाए। समझ में आया? पीडीएफ, नीति आयोग विकेंद्रीकृत योजना बनाता है, बिल्कुल सही बात है। लक्ष्मीकांत में समझ नहीं आ रहा था, बट आप आ गया ना। लक्ष्मीकांत से नहीं आएगा यार, इतनी टिपिकल लैंग्वेज है, हमको दिक्कत आ जाती है, हमको उसको डिकोड करना पड़ता है ताकि सरल भाषा में। और याद रखना, कभी भी टिपिकल भाषा ना तो याद रहती है एग्जाम में, वहां पे याद आएगा ये कर दो, बिल्कुल सरल भाषा तो उसी भाषा में पढ़े ना जो हमें एग्जाम में लिखनी है। मैम बुक बना कर दिया, मैम बुक बना कर, हिस्ट्री ऑप्शनल में कितने, यार हिस्ट्री ऑप्शनल में अभी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं बड़ी निराश हो रही हूँ। क्योंकि मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल का जब पोल करवाया था ना, तो हिस्ट्री ऑप्शनल में ये देखो, ये बच्चों की हालत है,
मात्र 29 बच्चे अभी देख रहे हैं। ये जो ये बैच है ना, इसमें लगभग 150 से ज्यादा 155 बच्चे हैं इस बैच में। 155 तो ऑफिशियल है, आप ये मान लो 165 के आसपास बच्चे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने एडमिशन अलग तरीके से लिया हुआ है। मतलब अलग तरीके से कि उन्होंने पेटीएम पे फीस पे कर दी थी, मैंने उनको ऐड कर दिया था, है ना। तो आप ये मान लो 160 के आसपास इस बैच में बच्चे हैं, देख रहे हैं 29 बच्चे, ये हाल है। और फिर बोलते हैं हम आईएएस बनेंगे। कुछ बच्चों की मजबूरी हो सकती है, कुछ बीमार है, कुछ रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, लेकिन जो बिल्कुल क्लास नहीं देख रहे उनका आलम देख रहे हो आप। ये तो हाल है। मेरे को ग्रुप में भाई जब मुझे कोई मैसेज ही नहीं करेगा तो मैं कैसे जोड़ूंगी। एडमिशन लेके बैठ गए, मैसेज किया ही नहीं, है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, लगभग 10-12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे आज तक नहीं मैसेज किया कि मैम हमें ग्रुप में ऐड कर लो। अब आप सोचो, उनकी आंसर राइटिंग और उनका तो छोड़ो, फोकस ही नहीं करना है। हमें पढ़ने वाले बच्चों पे फोकस करना है, जो अपने उद्देश्य को लेके बिल्कुल फोकस्ड है। उन पे हम समय लगाएंगे ना, मैं समय लगाऊंगी ना ऐसे बच्चों पे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मुझे रिजल्ट दे सकते हो। जो बच्चा मुझे और आप लोगों का रिजल्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप लोगों के लिए तो रखता ही है, आपकी तो पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी आपके रिजल्ट से। लेकिन मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है आप लोगों का रिजल्ट, क्योंकि मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलेंगे शाम की क्लास में। आज इंडिया यूएस को निपटा देंगे। मैम एक ऑप्शन है, आप चालू कर दो, 5-6 क्लास लो। शायद नहीं, चालू नहीं कर सकती शैलेश, क्योंकि मेरे को ना देखो, मैं अपने ना प्रॉमिस से पीछे नहीं हटती हूँ। मान लो अगर मैंने एक बार हिस्ट्री ऑप्शनल चालू कर दिया, तो फिर ये मानो कि मैं 7 महीने के लिए बंद गई। मेरी बात समझे बच्चे, 7 महीने के लिए बंद गई। यदि मैंने चालू कर दिया तो मैं पीछे नहीं हट पाऊंगी। ये मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। भले ही फिर प्रॉफिट हो, लॉस हो, मेरे को कुछ भी हो, हर इंसान को अपना प्रॉफिट लॉस तो देखना पड़ता है ना भाई, मेरे को भी तो अपना प्रॉफिट देखना पड़ता है ना। तो मान लो कि मैंने अगर पढ़ाना शुरू कर दिया ना, तो मैं पीछे नहीं हट पाऊंगी। तो इसलिए मैं देख रही हूँ कि अगर बच्चे आ रहे हैं तो मैं पढ़ाऊंगी, नहीं आए तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है बच्चों का, मैं सबके पैसे वापस कर दूंगी। मेरे को एक दिन बैठूंगी, 1 घंटे में सबके पैसे वापस। अब ऐसा खतरा नहीं है ना कि मैं पैसे लेके भागूंगी, किसी के पैसे लेके तो कहीं नहीं भागूंगी। तो ये वाला तरीका हो सकता है, मतलब इसलिए जिसको रजिस्ट्रेशन लेना है फटाफट ले लो। ठीक है शैलेश, मैं इसीलिए नहीं पढ़ा रही हूँ बच्चे, क्योंकि एक बार पढ़ाना शुरू कर दिया ना, फिर 7 महीने बहुत होते हैं। आप मेरे दृष्टिकोण से सोचो ना, 7 महीने, है ना। तो कोई बात नहीं, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।